सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे तो वर्ल्ड कॉलम में हमारे सामने नेपाल को लेके कुछ खबर है जो कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगी मेरे को। इसके अलावा हम बस मेन आर्टिकल्स पर रहना पसंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस समय प्रेसिडेंशियल रेस में हैं यूएस में, उनको लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आई है कि Supreme Court ruled Monday that the former President Donald Trump is entitled to substantial immunity from prosecution on charges of trying to overturn the last election. देखिए, हालांकि ये आपके डायरेक्टली इसमें मेन पॉइंट निकल के क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। और मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। यूएस में जो देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ऑफेंस करे हैं या नहीं करे हैं, जो भी है, मगर जिस तरीके से पावर्स का मिसयूज़ करके यूएस गवर्नमेंट पीछे ही पड़ गई, और यूएस गवर्नमेंट पीछे ही पड़ गई, साथ ही साथ कोर्ट्स और जजेस को भी उनके पीछे लगा दिया। अब आप ये सोचिए कि जजेस को कैसे पीछे लगा दिया। जजेस तो इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग होते हैं। यूएस में थोड़ा उल्टा है। यूएस में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। इवन जजेस इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो जो यूएस में न्याय प्रणाली थोड़ी सी अलग है। इस बार देखा गया कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी करा, मगर जिस तरीके से एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की बेइज्जती करी गई है, ये हास्यास्पद है, ये कॉमेडी रहा है यूएस में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो डिबेट हुई थी नेशनल टेलीविज़न पे यूएस में। उसमें बाइडेन साहब का थोड़ा सा कमज़ोर दिखा, जो उनकी तरफ लोगों का ट्रस्ट था। लोगों के माइंड में यूएस में इस समय जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि क्या किसी के पीछे इतना बुरी तरह पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इस चीज़ का संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट जो कि पहले कुछ और कह रही थी यूएस में कि नहीं, न्याय सबके लिए एक बराबर है, न्याय किसी के लिए किसी को भी अलग नहीं कर सकता, सब लोग एक ही अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, न्याय है। अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ठीक ठाक व्यक्ति हैं, इनको इम्यूनिटी है प्रेसिडेंशियल, क्योंकि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो इनको अथॉरिटी मिली हुई है, इनको आप ज़बरदस्ती मत छेड़िए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक यूएस में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, वाटर गेट। आप गूगल कर लीजिएगा चाहे। वाटर गेट स्कैम की जो इसमें जो वकील थे, प्रोसिक्यूटर साहब थे, इनका एक छोटा सा इंटरव्यू था। मैं फॉक्स न्यूज़ में देख रहा था, यूएस की न्यूज़ चैनल है, उसमें प्रोसिक्यूटर साहब थे, वकील थे। उन्होंने कहा कि इवन वाटर गेट, जो कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे बड़े घटनाओं में से एक है ना, उसमें भी जो निक्सन साहब थे राष्ट्रपति, उनके पीछे गिद्धों की तरह नहीं पड़ा गया कि बिल्कुल पीछे पड़ गए, उनकी खाल नोचने को तैयार खड़े हैं। वकील साहब ने ये कहा, प्रोसिक्यूटर साहब ने, कि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने और न्याय प्रणाली में जितने भी जजेस थे, वो भले ही इन्वेस्टिगेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी से कर रहे थे, पूरे इंडिपेंडेंस से कर रहे थे, सब चीज़ें अपनी कार्रवाई चल रही थी, मगर उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखी। जबकि इनके केस में अलग ही हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब केस में, कि इनको कतई एक लुच्चा लफंगा गुंडा दिखा दिया है। हालांकि पब्लिक ये जान रही है, तो यूएस इलेक्शन में मैंडेट भी चेंज हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उनको अथॉरिटी है, टाइटल्ड हैं वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के। अब इसको लेके आपके सामने जो एक बात आ रही है, ये कोई पॉलिटी की बात नहीं है, ये आप इन जनरल सोचिएगा, कभी आपको निबंध लिखने में कहीं पे काम आ जाएगा। इन जनरल कि क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पिलर्स को लेके, जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होती हैं। क्या एजेंसीज़ को ओवर यूज़ करना चाहिए? क्या कभी जुडिशरी को इन्फ्लुएंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से या फिर गवर्नमेंट से? ये सब आप अध्ययन करिएगा एक बार। इसके अलावा
इसको लेके ज़्यादा कुछ नहीं देखना, मगर आप ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने का प्रयास करिएगा कि कितना खतरा हो सकता है देश को अगर एक सेपरेशन ऑफ पावर में ओवरलैप्स आना शुरू हो जाए, सेपरेशन ख़त्म हो जाए, जो कि यूएस में देखा गया है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत आर्टिकल्स यूएस में छपे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, धड़ाधड़ आर्टिकल छपे हैं कि कैसे जुडिशरी भी बायस दिख रही है, कि एक जज जो कि ओपनली अपने आप को डेमोक्रेट्स का अलाइंड मानते हैं, वो ओपनली ट्रम्प के पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पे कोई जज ऐसे हैं जो कि रिपब्लिकन माइंडसेट के हैं, रिपब्लिकन बैकिंग के हैं, वो उनकी फेवर में चल रहे हैं। मतलब न्याय प्रणाली का भी मजाक बना दिया यूएस में, और गिद्धों की तरह एक राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए, एक पूर्व राष्ट्रपति के पीछे। देखिए, इन्होंने जो भी करा नहीं करा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर किसी भी देश में प्रयास करा जाता है कि पहली बात तो नो वन इज़ गिल्टी, है ना, जब तक प्रूव ना हो जाए। ये जब तक प्रूव भी नहीं हुआ था तब तक इनके पीछे पूरा एक कैंपेनिंग चला दी गई, एक तरीके से मीडिया ट्रायल्स चलाए गए हैं। ये बहुत ही गलत रहा, और ऐसा लगभग सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं, यूएस में छप रहे हैं। यूएसए टुडे है, आपका फॉक्स न्यूज़ है, वॉशिंगटन पोस्ट है, बहुत मैगजीन्स हैं, और जनता के माइंड में भी ये आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी करा है, मगर जिस तरीके से उनके पीछे पड़ा गया, ये एक आदमी के पीछे गलत है। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पे भी सवाल उठता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद अब कुछ चीज़ अपने माइंड में ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भैया इनको भी मिली हुई है प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। इसके अलावा आपको यूएस के इलेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही रहेंगे ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे केयर स्टारमर साहब के बारे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूके ब्रिटेन भी इलेक्शंस में आने वाला है। थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, कौन है ऋषि सुनक साहब, से इनका क्या लड़ाई रहेगी, ऑपोजिशन में रहेंगे, फेवर में हैं, कौन सी पार्टी से हैं। वैसे लेबर पार्टी से हैं। केयर स्टारमर द लीडर ऑफ द लिबर्टिस्ट लेबर पार्टी nodded sympathetically as a young mother recalled how she had watched closed-circuit television footage of the fatal stabbing of her 21-year-old son, whose heart was pierced with a single blow. "Thank you for that," a somber stammer said to the woman and other relatives of victims of knife attacks as they stood around a wooden table last week, discussing ways to combat violent crime. It was not the most feel-good campaign event for a candidate this week. Stammer, a 61-year-old former human rights lawyer who still behaves less like a politician than a prosecutor bringing a case, earns intense practical and not brimming with charisma. Stammer finds himself on the cusp of political landslide victory without the star power that marked previous British leaders on the doorstep of power, whether Margaret Thatcher, the 1980s free market champion, or Tony Blair, the avatar of cool Britannia. मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कैसे पुराने लीडर्स का एक अलग चरिज्मा था। एंड येट स्टैमर हैज़ मैनेज एन आर्ग्यूबली कंपैरेबल पॉलिटिकल फीट। स्टैमर साहब का बहुत ही अच्छा दबदबा है यूके में, और एक बड़े लेबर लीडर हैं लेबर पार्टी से, ठीक है, और वकील भी रहे हैं पेशे से स्टैमर साहब। इतना ही रखते हैं इसमें, हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे आर्टिकल्स में फ्रंट पेज पे हाथरस में घटना हुई है, दुखद घटना है, उसको लेके है। और इसके अलावा बंगाल में, से मैंने कल बताया था आर्टिकल में कि बंगाल में अलग ही कानून चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का तो बिल्कुल मजाक बना कर रख दिया है। एक महिला को सरेआम बुरी तरीके से मारा गया है, बुरी तरीके से। पुरुष भी थे उसमें, पुरुष और महिला पर अटैक करा गया, और अटैक नहीं करा गया, सबके सामने इंटेंशनली करा गया। तो जिस व्यक्ति ने करा है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। ये बाहुबली टाइप वहाँ का गुंडा है, ताजुल इस्लाम। और दुखद है कि जिस तरीके से न्याय लोकल लीडर्स के हाथ में है, ना कि कोर्ट्स के हाथ में। और इवन जो वहाँ के लोकल एमएलसी एमएलए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करा घटना को। दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। इसके अलावा एक पुरानी खबर है, पता नहीं क्यों अब छप रही है, तो मैंने बहुत पहले देख ली थी न्यूज़ में, ये अब छप रही है अखबारों में। ये डोंकी रूट करते हुए एक यूएस में एक इंडियन पंजाबी व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या करा था, अपना ये देख रहे हैं हुलिया बदल दिया एकदम। इन्होंने अपने आप को ओल्ड दिखने का प्रयास करा कि ये ओल्ड दिखें, जो कि मैं भी पहचान पा रहा हूँ कि बंदा कहीं से भी ओल्ड नहीं दिख रहा है।
इन्होंने असल में क्या कहा, 67 ईयर ओल्ड व्यक्ति की पहचान बनाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपने आप को 67 ईयर ओल्ड व्यक्ति बनाने का प्रयास करा है और जैसे ही ये दिल्ली एयरपोर्ट में गए थे फ्लाइट कैच करने के लिए, अपने को यूएस जाना था बेसिकली, फर्जी वीज़ा था, तो सीआईएसएफ के अधिकारियों ने देख लिया भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर बाकी जांच अधिकारी होते हैं एयरपोर्ट में मौजूद, उन लोगों से पूछताछ करवाई गई इनकी, तो निकल आया कि जिस हिसाब से ये अपने आप को दिखा रहा है, 67 ईयर ओल्ड का व्यक्ति है। मैंस वॉइस अपीयर्ड एट ऑड्स विद हिज एज। उसकी वॉइस जो है ना, वो एकदम यंग व्यक्ति की लग रही थी, मैच ही नहीं कर रही थी, और अपीयरेंस भी क्वेश्चन मार्क था। ऑन क्लोजर लुक दे नोटिस दैट ही लुक्ड यंग विद हिज स्किन कम्प्लीटली फ्री ऑफ रिंकल्स, और रिंकल्स तो कहीं दिखे नहीं 67 ईयर ओल्ड का बंदा। एज ए टर्न आउट द पर्सन पोजिंग एज सचिनेरियन वॉज अ 24-year-old गुरु सेवक सिंह traveling on the passport of another man. He was arrested. His wife Archana Kaur, who was about to try a similar impersonation, fled from the spot. वाइफ भी उनकी यही प्रयास करने वाली थी। She was later bound down. Police said the accused and his wife are residents of Lucknow and had been staying at a hotel in Mahipalpur for a week now. तो ये टोटली पूरा तरीका प्रयास करा गया है इम्पर्सोनेशन का, एक दूसरे व्यक्ति बनने का प्रयास करा है एयरपोर्ट से क्रॉस करने के लिए नेशनल बॉर्डर्स को, जो कि क्राइम है, बहुत बड़ा चीटिंग है ये अपने आप में, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, इम्पर्सोनेशन ये सब उन्होंने पता है एक सैलून पार्लर में अपना मेकओवर करने की कोशिश करी थी कि यूएस चले जाएंगे इसी बहाने, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को तो इतना नहीं रोका जाता है, यंगस्टर्स को बहुत पूछताछ करी जाती है यूएस में और कनाडा में। इस समय बिल्कुल भी एंट्री आसान नहीं है, आप कितने ही अच्छे पेपर्स लेके गए हुए हैं, अगर कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन या फिर जो यूएस ऑफिशियल्स होते हैं एयरपोर्ट्स पे, अगर वो किसी भी बात पे सहमत नहीं होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है भी कि नहीं, आपके पास कौन सी जॉब है, किधर जॉब करने जा रहे हैं, कितना पैकेज की बात हुई है, या फिर कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ पे हो सकती है, कहाँ रहेंगे, जहाँ रहने वाली वहाँ कुछ बात तय हुई है क्या, मुश्किल है यूएस और कनाडा में इतनी आसानी से एंटर करना। तो लोग प्रयास करते हैं, यही सब प्रयास करते हैं इम्पर्सोनेशन के, चीटिंग करने के। इसके अलावा अगला आर्टिकल है साइबर स्कैमर्स को लेके। नोएडा पुलिस ने बताया है कैसे जो फर्जी कॉल सेंटर चल रहे होते हैं, 56 करोड़ तक का कारोबार कर चुके हैं, ईमानदारी का पैसा चोरी कर चुके हैं लोगों का। Added to a new Telegram और WhatsApp group asked to invest money in online tasks for share trading। उन्हें आप देखते हैं ग्रुप्स पे, आपको भी व्हाट्स टेलीग्राम चलाते होंगे तो आपको भी कहीं ना कभी तो मैसेज आया होगा कि ट्रेडिंग टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप इतने इन्वेस्ट करिए, 100% रिटर्न, 300% रिटर्न, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या फिर वो टास्क देते हैं कि आप काम करिए आपको पैसे देंगे, सब स्कैम होता है। In Gautam Budh Nagar district, data from the Noida police revealed how hundreds of people have been duped of rupees 56.16 crores by cyber criminals। साइबर क्राइम बहुत बुरी तरह बढ़ता जा रहा है और बहुत एक कमी इस बार जो बीएनएस लागू हुए हैं इसमें साइबर क्राइम को लेके भी मुझे लगी। साइबर क्राइम को अलग से मेंशन करना चाहिए था। देखिए साइबर क्राइम तो ऑलरेडी मेंशन है ही सारे कानूनों में, पर नहीं, अलग से मेंशन करना चाहिए था कि साइबर क्राइम भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। एक फाइनेंशियल फ्रॉड करना पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर अभी तक सख्त कार्रवाइयाँ हो रही होती तो 56 करोड़ तक का कारोबार नहीं हो गया होता। ठीक है ना, 56 करोड़ का कारोबार, ये तो अपने आप में कंपनी है एक। ठीक है ना, ये आप सोचें कि ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं। अरे आप यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा, जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं, फ्रॉड सेंटर्स होते हैं, इनके प्रॉपर ऑफिस होते हैं। ये पूरी बिल्डिंग होती है जो 30 माले की, 20 माले की, उसमें पूरे ऑफिस होंगे। ठीक है ना, ये ऑफिशियली इन पे तो लाइसेंस भी बहुत कंपनियों के होते हैं। ये बहुत सारी कंपनियों के ऑफिशियल आउटसोर्स कॉल सेंटर्स भी होते हैं। तभी माइक्रोसॉफ्ट ने और अमेज़ॉन ने भारत से बहुत सारे कॉल सेंटर्स को बंद कर दिया अपने। मतलब अमेज़ॉन के कस्टमर्स का डेटा इनके कंप्यूटर में सेव होता था, तो दिन में ये अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट का काम कर रहे हैं, और शाम या फिर किसी भी समय पे जब ऑफिशियल टाइमिंग्स ख़त्म हो गए हैं तो बाद में ये लोग अपना काम करते थे, स्कैम करने का, डेटास का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये प्रॉपर ऑफिस चल रहे हैं, प्रॉपर आपको दिखेगा कि एचआर डिपार्टमेंट है, ये है वो है, सब कुछ है।
यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। कानून सख्त नहीं है तभी 56 करोड़ का, ये तो देखिए ऑफिशियल डेटा आया है, नोएडा पुलिस ने दिखाया है। बाकी हम जानते हैं कि पुलिस जो बात कहती है उससे ज़्यादा ही होता है। पता नहीं कितने करोड़ों का ये कारोबार अपने आप में है। और सिर्फ 8 महीने में इतना बड़ा साइबर क्राइम से लोग को ठगा गया है, ये दुर्भाग्य है। Cyber crime, according to police data, 135 fraud cases are related to investment scams, 18 to FedEx fraud एंड 18 टू OTP स्कैम्स। ये FedEx फ्रॉड पता क्या होता है? ये FedEx हम जानते हैं कि कंपनी है जो कि, जैसे आप लोग को तो पता ही होगा कि एक ब्लू डार्ट है। कभी भी आपने किसी दूसरे व्यक्ति को सामान भेजा होगा कोरियर करके, तो आपने ब्लू डार्ट से भेजा होगा। ऐसी FedEx है, ये बड़ी कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है। तो FedEx में क्या करते हैं ये लोग, फ़ोन करते हैं आपको कि हम FedEx से बोल रहे हैं, आपका कोई सामान आया हुआ है एयरपोर्ट पे और इसमें ये फंस गया है, वो फंस गया है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी कहानी रहती है। इस चक्कर में लोग डर जाते हैं, लोग पैसे भेज देते हैं। ऐसे OTP स्कैम होता है कि सर आपका ये अपडेट होना है, वो अपडेट होना है, OTP स्कैम कर देते हैं आपका। फेक सप्लायर होते हैं। कभी कभी ये लोग बोलते हैं सर आपका एक आईफोन आया हुआ है, हमारे गोदाम में रखा हुआ है, किसी ने गिफ्ट का शायद आपको, मगर दिक्कत आ रही है कि उसमें फला फला नहीं है, ढमका ढमका नहीं है, ऐसी कोई ना कोई कहानी बना देते हैं। फिर आपको भी लगने लगता है कि यार मेरे नाम का आईफोन आया हुआ है, तो कौन छोड़ दे। तो फिर वो आपसे बोलते हैं सर एक काम करिए, आप बस 100 रुपये दे दीजिए, हम आपकी फाइल आगे बढ़ा देंगे, फिर आपको हम डिलीवरी कर देंगे इसकी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ट्रस्ट में ले लेते हैं लोग आपको, लोग को। फिर जैसे कि कोई QR शेयर होता है या OTP शेयर होता है, अकाउंट खाली कर देते हैं आपका, ये होता है इसमें। सो फार पुलिस हैव बीन एबल टू फ्रीज ओनली ₹6.47 crores और 11% ऑफ द डिफॉल्टेड अमाउंट। पुलिस भी अभी इतनी साइबर क्राइम को लेके बढ़िया नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स पे हमारे। क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर ट्रम्प, व्हाट द US सुप्रीम कोर्ट रूल। अब जितना मैंने आपको बता दिया ना उतना काफ़ी था, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको इंडियन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाइएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ये कभी नहीं पूछने वाला है। इशू मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपके लिए यही ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या होती है, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी क्या होती है, अब ये पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लीजिएगा कि इंडियन प्रेसिडेंट को क्या इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नर्स को क्या इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा सेपरेशन पावर क्या होता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में अगर डिवाइड है तो किस प्रकार का डिवाइड है, कहाँ कहाँ पे गैप है इनमें, कैसे ये इंडिपेंडेंट है, कैसे लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, बस ये पढ़ लीजिएगा। बाकी US में क्या हो रहा है ये आप पे किसी काम का नहीं है। सारे आर्टिकल मत पढ़ा करिए, सब ज़रूरी भी नहीं होता है। अगला आर्टिकल है एक्सप्लेन में, हु वाज अब्दुल हमीद हीरो ऑफ असल उतार बैटल। RSS सुप्रीमो मोहन भागवत ऑन मंडे रिलीज मेरे पापा परमवीर, a book which tells the tale of Abdul Hamid, one of India's greatest war heroes. Bhagwat traveled to Uttar Pradesh, Dhampur, Hamid's ancestral village, to release his book authored by journalist filmmaker S. Ramachandran. Born on July 1, 1933, company quartermaster Havaldar Abdul Hamid laid down his life fighting the Pakistan Army pattern tanks in the Battle of Asal Uttar during the 65 Indo-Pak War. तो मतलब जो हमारा इंडो पाक वॉर हुआ था 65 में, उसमें अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करा था, उनके टैंक्स से लड़ाई लड़ी थी और उनको फिर परमवीर चक्र मिला था, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा वॉर के बारे में बताया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। बेसिकली देश में इतने शूरवीर योद्धा हैं, गर्व की बात है। एक बहुत ही भयंकर टैंक बैटल हुआ था, उसमें इन्होंने अच्छा काम करा था। ड्यूरिंग द बैटल हमीद वॉज सर्विंग विद द 4th ग्रेनेडियर्स बटालियन ऑफ द इंडियन आर्मी एंड वॉज डिप्लॉयड ऑन द आउटस्कर्ट्स of Chima village located on the Amritsar Khem Kharan road. He was leading a detachment of jeep mounted recoilless guns which was hunting for enemy tanks in the field. Around Asal Uttar on September 10, Hamid spotted a detachment of 4 Pakistani pattern tanks. He fired at them from near point blank range, destroying 3 of the tanks and disabling one. However, he came under heavy fire from the near Pakistani tank
and ultimately lost his life. For his bravery, Hamid was posthumously awarded the Paramveer Chakra. Havaldar Abdul Hamid's brave action inspired his comrades to put up a gallant fight and to beat back the heavy tank as assault by the enemy. The site of his death is now part of the war memorial. A captured Pakistani battle tank stands guard at entrance of the building with its turret down, a tribute to the Indian soldiers who fought died in the battle. तो पैटर्न टैंक के बैटल में उन्होंने अपनी जीप से, जिसमें गन लगी होती है पीछे, लगभग 3 टैंक को ध्वस्त कर दिया था और एक को लगभग बेकार ही कर दिया था टैंक को, और बहुत ही बहादुरी के साथ अब्दुल हमीद साहब ने वॉर लड़ा था, जो कि अभी मोहन भागवत जी ने अपनी किताब लॉन्च करके एक जर्नलिस्ट साहब की सबके सामने फिर से याद दिला दिया। अगला आर्टिकल है ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ही ईरान में प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी प्रेसिडेंट साहब की, इब्राहिम रईसी की। तो ईरान के इलेक्शंस आपके न्यूज़ में हैं। ये वाले आर्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अंडरस्टैंड करने के हैं, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। इतना डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। अभय मुद्रा, बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चरल सिंबल कन्वेइंग फ्रीडम फ्रॉम फियर। अभय मुद्रा ये है आपका ज़रूरी। In his first speech as leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi on Monday invoked the Abhay Mudra, the gesture with a raised open palm that is commonly understood as conveying reassurance and a freedom from fear. He portrayed the government as a regime based on fear and stressed that the culture of fear is alien to the Hindu religion and the Indian civilization. The first idea in this image that we defend is the idea of confronting our fear and never being scared. राहुल गांधी जी ने अभय मुद्रा का दिखा के ये एक डिपिक्शनल दिखाया था कि भैया हमको अब डर से और डर नहीं लगता है कुछ चीज़ों से। मुद्रास इन बुद्धिज़्म, इन संस्कृत टर्म मुद्रा कुड मीन अ सील, मार्क, साइन। अच्छा, मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा मतलब करेंसी हो सकती है, मुद्रा, मगर बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में ये आपकी जेस्चर्स होते हैं, है ना, जेस्चर्स हाथों के, ठीक है। Buddhist context, it's hand and arm gestures made during the course of ritual practice or depicted in images of Buddhas, Bodhisattvas, tantric deities, and other Buddhist images. For about 500 years after the Buddha, who lived in 6th or 5th century BCE, the person of the great teacher was not depicted in the form of an image or sculpture. At Sanchi, for instance, the Buddha is symbolized by a vacant throne or a footprint. The earliest depictions of Buddha in physical form date to roughly around the turn of his first millennium. Depictions started appearing in the गांधार आर्ट में पहले इनको देखने को मिला फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्रों में गांधार आर्ट यूज़ हुई थी, वहाँ पे डिपिक्शंस हमें मिली थी मुद्रास की, which drew on the Hellenistic influence and later in the art of Gupta period in the Gangetic plain. In the early depictions of Buddharoop, 4 mudras can be found. मतलब 4 मुद्रा प्रमुख थी पहले जो पाई गई थी, द अभय मुद्रा और द जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस। अभय मुद्रा क्या होती है, मतलब फियरलेसनेस वाली, इससे आपको डिपिक्शन होता है। और भूमि प्रसाद मुद्रा और अर्थ टचिंग जेस्चर, द धर्म चक्र मुद्रा और जेस्चर ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, एंड द ध्यान मुद्रा, जेस्चर ऑफ मेडिटेशन। ये मुद्रा बेसिकली हैंड जेस्चर्स होते हैं, ठीक है ना। इससे बुद्धिज़्म में ना कैसे मन शांत रखे, कैसे आप पीसफुल जीवन जिए, इन मुद्राओं के माध्यम से सिखाया जाता था। In Hindu religion, over time, the Abhay Mudra appeared in depictions of Hindu deities, and the Buddha himself was absorbed into the Hindu pantheon as the 9th avatar of the Puranic god Vishnu. Hindu came to regard the Buddha as the avatar of Vishnu between AD 450 and 6th century. तो अब इसी बहाने आप एक काम करिएगा, बुद्धिज़्म देख लीजिएगा, जैनिज़्म पढ़ लीजिएगा। अब बुद्धिज़्म आए तो बुद्धिज़्म पढ़िएगा पहले तो आप, कि आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या है, कब शुरुआत हुई, कौन सी मुद्रा हैं, बोधिसत्वास क्या होते हैं। देखिए इन आर्टिकल्स के सारे ही आप इसी बहाने साथ में स्टैटिक भी करते रहते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो और साथ में हैंड टू हैंड स्टैटिक कर रहे हो, तो आप फिर अपना कोर्स अच्छे से कवर कर लेते हो। ना कि आप वेट करो कि अब मैं उस तारीख को हिस्ट्री उठाऊँगा या मैं उस तारीख को
अब मैं ज्योग्राफी उठाऊँगा तब करूँगा। नहीं, नहीं, वो तो अब कहानी गई पुरानी, ठीक है ना? अब ज़माना नया आ गया है, ज़माने में एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए यही बड़ी टेक्निक होती है कि करंट आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ में हैंड टू हैंड स्टैटिक कर लीजिए। ज़्यादा याद रहेगा और साथ ही साथ करंट भी याद रहेगी और स्टैटिक भी याद रहेगा और ये लंबे समय तक आपकी मेमोरी में सेव रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। दिल्ली एंड न्यू लंदन, कियर स्टैमर्स लेबर्स मोर प्रैग्मेटिक देन इट्स प्रेडिसेसर्स। कुछ खास नहीं है। अभी जो आर्टिकल ना कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, जैसे अभी यूके में इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी चल रहे हैं, अभी मतलब शुरू होंगे, अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो ये सब कमेंट्रीज आती रहती हैं। आप डेली कमेंट्रीज को फॉलो करते रहेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? हो जाने दीजिए, उसके बाद जो आर्टिकल्स आना शुरू होंगे आप उन्हें पढ़िएगा, ठीक है? ये तो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस समय तमाम चीज़ों को लेके। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था कि इंडिया को लेके भी बहुत सारी बातें करी गई हैं, पर मुझे ये रेलेवेंसी कहीं दिखी नहीं कि आप उस पर अपना समय दें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिक्कत सबसे बड़ी तैयारी में यही है कि हम सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ करने के चक्कर में हैं, सब कुछ कंटेंट डेली बहुत ओवर। यूपीएससी में तो कमी सबसे बड़ी यही हो रही है कि ओवर कंटेंट हो गया है, कंटेंट की कमी ही नहीं है, मगर सिलेक्शन रेशियो उतना ही कम हो चुका है। कंटेंट बढ़ गया है, सिलेक्शन रेशियो कम हो गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन सीम्स टू स्टिल लॉक्ड इन कैंपेन मोड। ऐसा लग रहा है ना कि पार्लियामेंट तो शुरू हो चुका है, मगर ये कोई पार्लियामेंट नहीं चल रही है, कोई कैंपेनिंग चल रही है। भाषणबाजी, भाषणों का काउंटर करना, मतलब वो पार्लियामेंट्री स्पिरिट कहीं ना कहीं कैंपेनिंग स्पिरिट में तब्दील हो गई है। द इलेक्शन इज ओवर एंड फॉर द कंट्री टू मूव फॉरवर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट हैड अ रीअरेंज ऑपोजिशन नीड टू टॉक टू ईच अदर इन पार्लियामेंट। It is that India's new government and new opposition don't seem to be in hurry to acknowledge this। मतलब लग नहीं रहा है कि ये लोग सही से कुछ करना चाह रहे हैं, दोनों ऑपोजिशन या फिर गवर्नमेंट भी। लिसनिंग टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इन लोकसभा मंडे, प्राइम मिनिस्टर in the same house the next day, speaking on the motion of thanks to his president address, the sense was dispiriting, it was inescapable। बोथ स्पोक एज ऑफ द कैंपेन हैड नॉट येट एंडेड। मतलब जो देखिए प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस करा था, तो प्रेसिडेंट जब एड्रेस करके अपना सदन से चले जाते हैं तो कुछ दिनों तक सदन को थैंक्स मोशन करना होता है कि ठीक है, आपने आए, आपने बातें बताई, अच्छा लगा। हुआ उल्टा कि प्रेसिडेंट मैम ने जो अपना एड्रेस दिया था उसकी तो बात नहीं हुई इतनी कुछ खास, मगर दोनों तरफ ने एक दूसरे पे तीर फेंकना शुरू कर दिए, जैसा कोई पॉलिटिकल कैंपेन में होता है। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी शर्मनाक है। देखिए, पार्लियामेंट में आपको छीछालेदर नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट इज़ अ पार्लियामेंट, ठीक है ना? आप मुद्दों पे बात करिए, आप एक्ट्स पे बात करिए, आप करंट लॉज पे बात करिए, आप देखिए, आप रिपोर्ट से बात करिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट से बात करिए, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से बात करिए, आप होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बात करिए, आप डिफेंस से बात करिए, आप प्रॉपर चीज़ों पर बात करिए। हो उल्टा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कैंपेन पहले बाहर चल रहा था वो एसी कमरे में चल रहा है, एक दूसरे पे फालतू बातों पर लड़ाई चल रही है एकदम। कि इतने 1000 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले ये हो गया है, 2000 साल पहले क्या हुआ था, फलां ने क्या करा था, उसने क्या करा था। तो पार्लियामेंट्री स्पिरिट कहीं ना कहीं मिस दिख रही है। हैविंग सेड दैट द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी टू थिन skinned while Congress escalation is jarring, it is possible to explain it as a cathartic outpouring after a decade of what had begun to seem like its unchecked decline. Gandhi's speech only reprised the range of well-worn themes of his election campaign, from the BJP's alleged peddling of hate and fear to the deliberating effect of demonetization on jobs and informal economy, his show and tell with pictures of gods a day after viewing the constitution। मतलब वो सब बातें बताएंगी कि कैसे कोई भगवान जी की तस्वीर दिखा रहा है, कोई 70 साल पहले का गिना रहा है, कोई भाषणबाजी दे रहा है, कुछ तो पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो कविताएं सुनाते हैं। आप देखिए, जब आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो कितना आप लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं,
यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, यूनेस्को की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में कोई नहीं पढ़ता है। पार्लियामेंट में बस भाषणबाजी चल रही है आज की तारीख में। बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, बहुत मुद्दों पे उन्होंने पॉइंट आउट करा है। बाकी होम फॉर द चीता, गांधी सागर सेंचुरी मस्ट इंश्योर अ प्रे बेस फॉर इट। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा कि गांधी सागर कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। इज सेट टू बी द सेकेंड होम ऑफ द चीतास इन इंडिया, यहाँ पे चीतास को भी लाया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कूनो नेशनल पार्क हैज़ रिवील्ड दैट एनिमल्स करंट हैबिटेट इन द कंट्री हैज़ एक्सीडेड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। आप इसमें तो कुछ टर्म्स निकल के आ रही हैं, आप इनका अध्ययन करिए जरा। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये सब इकोनॉमिक इकोलॉजिकल टर्म्स हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ना, आगे बताऊंगा और बातें। द ओवर अबंडेंस हो क्या रहा कि जो कूनो नेशनल पार्क था, यहाँ पे चीतास को लाया गया था, तो ये रिपोर्ट में असेसमेंट करा गया कि अब जो जगह छोटी पड़ रही है, जितने एक क्षेत्र में चीता रहने चाहिए उस पॉपुलेशन से ज़्यादा रह रहे हैं, तो हम उनको अब शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए चुना गया हमको गांधी सागर। द गांधी सागर चीतास विल इनिशियली भी हाउस इन 64 स्क्वायर किलोमीटर एंक्लोजर। पहले उनको हम एक बंद पिंजरे में रखेंगे जो कि 64 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा होगा, मतलब एक इंक्लोज एरिया रहेगा, ताकि हम पहले उनको अडेप्ट कर पाएँ। द फर्स्ट चैलेंज विल बी टू रिमूव द लेपर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। उस एरिया में लेपर्ड्स भी हैं। प्रोजेक्ट चीतास लॉन्ग टर्म प्लान टू डेवलप अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ 3600 किलोमीटर ऑफ सेंचुरी और हैबिटेट फॉर द फेलिन विल पोज ग्रेटर चैलेंज। हो क्या रहा है कि जो प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट चीता में हमने ये प्रण लिया था कि हम वापस से चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे और 3600 किलोमीटर क्षेत्र में पूरी सेंचुरी बनाएंगे ताकि वापस से ये इंट्रोड्यूस हो पाएँ, पर दुर्भाग्य है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। Around 21 study revealed that despite the reasonably good health of the sanctuary, ungulate densities are extremely low. Apart from leopards, the sanctuary has other co-predators including sloth bears, striped hyenas, etc. The protected area authorities will also be challenged in monitoring the health of species that went extinct in the country. चिंता ये भी रहेगी कि वहाँ पे और जानवर भी रहते हैं जिनसे चीता का संबंध अच्छे नहीं है, नहीं बनती, दोस्ती नहीं हो रही। इसके अलावा जैसे कि हम देखा कि कूनो में चीतास की डेथ भी हुई थी, ये भी नया चैलेंज रहेगा गांधी सागर में ऑब्जर्वेशन करते वक्त अथॉरिटीज़ के लिए कि कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब रहे आपका। अच्छी बात है, आगे बढ़िए। यहाँ पे कुछ विशेष आर्टिकल नहीं था, बाकी अगर आपको लगता है कि आर्टिकल ज़रूरी है तो बिल्कुल पढ़िएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगे तो वेरी वेल एंड गुड है, बट मेरा तो प्रयास ये रहता है कि आप लोग का जितना जेन्युइन लगे उतना ही कराया जाए। बाकी तो कंटेंट यूपीएससी में ओवरलोड है ही, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल मैं बस जूम कर दे रहा हूँ। बेटर है कि आप खुद से भी अध्ययन करा करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया बन सके। बाकी हम तो हैं ही आपके लिए। और आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करी वो हमने वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विज़िट कर लीजिएगा तो वो भी कवर हो जाएगी, ये भी कवर हो जाएगी। बाकी आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।